आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रखना चाहिए। आज के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने इसको लेकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 जैसा एक हमारे संविधान के ऊपर जो विशेष प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से आज़ादी के बाद से लगा करके जब तक धारा हटी, लगातार 40,000 से ज़्यादा लोगों की उसमें निर्मम हत्याएं हुई है। उनको हजारों लाखों लोगों घर छोड़ करके निराश्रित होकर के अपने देश के अन्य भागों में जाना पड़ा। ऐसी एक कठिन और खराब अवस्था से बाहर लाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस धारा 370 के मामले में रोल अदा किया। लेकिन ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि धारा 370 आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने लागू किया था और यशस्वी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और उनने उस समय आगाह किया था कि ये गलत धारा है। मुझे कहते हुए गर्व भी है कि वो जनसंघ के ऐसे संस्थापक अध्यक्ष हैं जिनने उस इशू को लेकर के स्वयं ने आंदोलन का न केवल नेतृत्व किया बल्कि अपने प्राणों की आहुति से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया था। और वैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि धारा 370 हट चुकी है लेकिन पूरा देश उनका ये बलिदान सदैव स्मरण करेगा। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि अब कभी ऐसा कोई मौका नहीं आए कि इस और पेपर लीक होने के आरोप पर एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 एमपीपीएससी का आयोजन कल होने वाला है। पूरे प्रदेश में 55 जिला मुख्यालयों पर इसे आयोजित किया गया। प्रश्न पत्र लीक होने और बेचे जाने को लेकर कुछ जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसे आयोग गंभीर रूप से लेते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया होगी वह आयोग की ओर से की जाएगी। वर्तमान में इसके संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई। कल होने वाली परीक्षा अपने निर्धारित समय और स्थान पर होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगभग 1,83,000 छात्र परीक्षा देंगे। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान न दें। प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि कल परीक्षा के बाद हो पाएगी क्योंकि आयोग के पास प्रश्न पत्र सील किए हुए रूप में वितरित किए जाते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन कल 23 जून को होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में 55 जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। पहला प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का है वह 10 से 12 के मध्य आयोजित होगा और दूसरा प्रश्न पत्र जो सामान्य जागरूकता और अभिरुचि से लेकर के है वह 2:15 से 4:15 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ जानकारियां चल रही थी, वायरल हो रही थी, जिसमें प्रश्न पत्र को लीक होने और उसके बेचे जाने के संबंध में भी जानकारी आयोग के संज्ञान में आई है और आयोग इस विषय को गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया होगी वह भी आयोग अपनी तरफ से करेगा। और वर्तमान में जो विचार है हमने उस संबंध में वेबसाइट पर हमारी विज्ञप्ति जारी कर दी है इस संबंध में और कल की परीक्षा अभी वर्तमान स्थितियों में यथावत बिल्कुल उसी समय पर होने जा रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, इसमें लगभग 1,83,000 छात्र पूरे प्रदेश में बैठेंगे जी और 861 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है प्रदेश में। विज्ञप्ति में क्या असर कहा गया? विज्ञप्ति में यही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की अफवाह या फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान न दें और अपनी परीक्षा के बारे में पूर्णतः तैयारी करके आए यथावत है। एमपीपीएससी के पास क्या पर्चा लीक जो हुआ है वो आया है? हाँ, अभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है और आयोग के समक्ष वो प्रस्तुत हुआ है। अब उसको भी जब कल, चूंकि अब आयोग के पास में कोई भी प्रश्न पत्र होता नहीं है, हाँ, ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास होता नहीं है, वह
पूर्णतः जो है वह सीलबंद पैकेटों में हमने वहाँ सभी परीक्षा जिला मुख्यालयों पर भेज दिए हैं। तो इस बात की तस्दीक या पुष्टि कल परीक्षा समाप्त होने के बाद 12 बजे ही हो पाएगी कि इसमें आज के चल रहे जो भी वायरल लीकेज प्रश्न पत्र है वह सच में है या फिर उसमें कोई सत्य असत्य। पेपर आया था, कौन सा विषय है? ये प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के बारे में अभी फिलहाल जो वायरल हो रहा है वो इस तरह का है। कभी सर ये जो लीक पेपर आया है कभी उससे मिलान होता है तो आगे क्या कर? नहीं, बिल्कुल भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कानून FIR कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। आपका नाम नहीं? और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि धार जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां एक महिला के साथ कई लोगों द्वारा मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कई व्यक्ति उस महिला को पकड़कर हाथों से लकड़ी से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे थे। पूरा घटनाक्रम धार जिले के गंधवानी विधानसभा के ग्राम कोदी का है। जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये घटना जिस तरीके से हुई है, अंतर मन में बहुत दुख देने वाली ये घटना है। यह प्रदेश ऐसा बन गया है जिसमें कई बहनों के साथ लगातार रोज बलात्कार हो रहे हैं। जिस तरीके से धार में इस घटना को अंजाम दिया गया, सरकार की कानून व्यवस्था पर यह कई सवाल खड़े करता है। लाडली बहनों को अब 3,000 रुपए नहीं दिए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने में सरकार खर्च कर रही है। तरीके से निर्ममता से धार में मारा गया, पीटा गया, जिस तरीके से अंतर मन से दुखी होने वाली घटना आई, ये प्रदेश ऐसा बन गया जिसमें 17 बहनों के साथ लगातार रोज बलात्कार होता है, बेटियों के साथ होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है। ये प्रदेश रोज महिलाओं को सरेआम तालिबानी तरीके से पीटा जाता है। कई सैकड़ों वीडियो है, धार का ताजा वीडियो है। ये लाडली बहना के 3,000 रुपए खा गई है सरकार। इस सरकार ने जो 3,000 का वादा करके बहनों से वोट लिया और उसके पैसे खा गई और चुनाव जीतने का दम भरती है। मैं मानता हूं एक तरफ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी गाड़ियों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ियों पे, फिर खर्च कर रहे थे मंत्रियों के बंगलों पे, फिर हवाई जहाज खरीद रहे थे और 4.25 लाख करोड़ का कर्ज भी ले रहे हैं और उसके बाद बहनों की ये हालात हो रही है। मैं मानता हूं। और माधवगंज स्थित अग्रवाल धर्मशाला में इस्कॉन मंदिर के सदस्य और भगवान जगन्नाथ स्वामी के भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी को स्नान कराया गया। आपको बता दें कि रथ यात्रा की तकरीबन 15 दिन पूर्व पूर्णिमा पर भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। बताया गया कि ऐसे स्नान के बाद भगवान ज्वर पीड़ित हो जाएंगे। विश्राम करने और चिकित्सा करने के बाद वे स्वयं भक्तों के बीच आएंगे और रथ यात्रा उनके माध्यम से निकल जाएगी। अग्रवाल धर्मशाला में इस्कॉन मंदिर से जुड़े सदस्यों और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान का स्नान कराया गया। स्नान पूर्णिमा रथ यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। सर्वसाक्षी दास है और मैं इस्कॉन विदिशा का यहाँ पे प्रभारी हूँ। यहाँ पे इस्कॉन का एक बड़ा मंदिर बनना प्रस्तावित है, जिसका आधा काम हो गया है और बाकी काम बचा है। हर वर्ष हम परंपरागत रूप से रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके संयोजक घनश्याम बंसल जी रहते हैं। इनके नेतृत्व में रथ यात्रा हर वर्ष निकलती है और इस वर्ष ये 15 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत है, जिसके प्रथम चरण में भगवान का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। कार्यक्रम और क्या कराएगा? ये आज स्टार्ट हुआ है। इसके बाद अब भगवान अस्वस्थ होने की लीला करते हैं, तो भगवान का विशेष राग भोग होता है। 15 दिन बाद भगवान स्वयं भक्तों का विक्षोभ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पे निकलते हैं। मैं घनश्याम बंसल, संयोजक रथ यात्रा। जगदीश स्वामी की रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष में 13 जुलाई को भगवान जगदीश स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर में पधारेंगे। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री शाहरुख अहमद ने अपना जन्मदिन गरीबों और बेसहारा बुजुर्गों के बीच मनाया और उनका आशीर्वाद लिया। शाहरुख ने अपने जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर उनके सेहतमंद होने की दुआएं मांगी और अपना घर बुजुर्ग आश्रम देवली रोड पहुंचकर बेसहारा
बुजुर्गों को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया और संदेश दिया कि कभी भी अपने बुजुर्गों को भटकता ना छोड़ें, उनका सहारा बने, उन्हें बेसहारा ना छोड़ें। उनकी सेवा ही सच्ची इबादत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री के जन्मदिन पर दिन भर स्वागत का दौर चलता रहा। नगर में कई स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और मित्रों ने केक काटकर, साफा बांधकर, पुष्पमालाओं से स्वागत सम्मान कर, शाहरुख को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए बधाई देने का दौर शाम तक जारी रहा। आज मैं सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त बुजुर्गों का, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया मेरे जन्मदिवस पर, कि मैं यहाँ आकर के उनकी सेवा कर पाया। और मुझे मन में एक बहुत अच्छा भाव आ रहा है कि ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा क्षण है कि मैं सेवा कर पा रहा हूँ। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज की पीढ़ी है, जो हमारे साथ के नौजवान भी हैं, वो सदैव अपने माता पिता के आशीर्वाद के तले सारे कार्य करें और कभी भी अपने माता पिता को नाराज़ ना करें और समाज के अपने संस्कार को लेके। और एमपी के सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग स्थित मझगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगहों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई। साथ ही 4 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनमें से 3 का इलाज सीएससी मझगांवा में जारी है, तो वहीं एक महिला को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएससी मझगांवा पहुंचे एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि तीनों मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी घायलों को 7-7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मझगांव ब्लॉक अंतर्गत 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक पुरुष हैं, 2 महिला हैं। 2 हिरौंदी गांव से महिलाएं हैं, विशेष हिरौंदी से, एक पुरुष है हिरौंदी गांव से, जिनका अभी हमारे स्थानीय चिकित्सालय मझगांव में पोस्टमार्टम के लिए हमने भेज दिया है। 4 और इसी कड़ी में, इसी क्रम में, इसी समय में करीब 2:30 से 3 बजे के दरमियान ये घटना हुई आकाशीय बिजली से, जिसमें कि हिरौंदी, गौहानी की 3, हिरौंदी के एक फीमेल महिला रामकली जी हैं जो 65 वर्ष की, उनको कुछ लगा कि हमें रेफर करने की आवश्यकता, तो जानकारी लगभग 2:30 से 3 बजे मिली कि यहाँ पे करीब गाज गिरी हुई है। उसके कारण हमारे पास एम्बुलेंस से आए, जिसमें करीब 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु में 2 महिला हैं, एक पुरुष हैं। पुरुष में जो हैं वो प्रमोद सिंह करके हैं, वो है हिरौंदी के रहने वाले थे। महिलाएं जिनकी डेथ हुई हैं वो कुसुमा बाई हैं जो बिछियन की थी, और एक चंपा बाई हैं जो हिरौंदी की थी। इसमें 3 की मृत्यु होने के बाद इसमें 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायल में एक रामकली करके हैं, उनका प्राइमरी उपचार करके हमको जिला अस्पताल सतना उनको रेफर कर दिए हैं। जो 3 लोग हैं, बुधिया, सुनीला सिंह और लीला सिंह, ये हमारे पास। और शिवपुरी के ग्वालियर बाईपास क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ट्रक ड्राइवर की हत्या बीती रात सिर पर पत्थर पटक कर की गई, लेकिन ड्राइवर के साथ किसी प्रकार की लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कोतवाली पुलिस ने शव को पीएम हाउस भेज दिया। मृतक के भाई नवस्ती जाटव ने बताया कि सूचना मिलते ही नूराबाद से शिवपुरी आया। उसने बताया कि मेरा भाई भारत परचून का सामान लेकर दिल्ली से भोपाल जा रहा था। ट्रक में 2 और ड्राइवर थे जो मौके से फरार हैं और आशंका है कि उन दोनों ने ही मेरे भाई की हत्या की है, क्योंकि मृतक का शव ट्रक में मिला है। वहीं कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के बुदनी क्षेत्र की, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग युवक की चप्पलों से पिटाई कर रहे हैं और अपने आप को आबकारी अमले का सदस्य बता रहे हैं। आपको बता दें कि बुदनी क्षेत्र में आबकारी का ठेका नहीं है, जिस कारण यहां शराब की दुकान नहीं है। इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। आबकारी टीम का हवाला देकर इन लोगों ने क्षेत्र के इस मकान में दबिश दी और बैग से शराब की कई बोतलों को जब्त भी किया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित युवक स्वयं को निर्दोष बता रहा है और मकान मालिक की शराब होने की बात कह रहा है, लेकिन कथित आबकारी अमले के लोग इसे पीटते हुए थाने ले जाने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने भी पिछले दिनों अवैध शराब के मामले में उक्त युवक पर मामला दर्ज किया था। वीडियो में जिस युवक की पिटाई हो रही है उस युवक का नाम मोहम्मद इलाइस बताया जा रहा है, जो कि बुदनी में किराए के मकान में रहकर बुदनी की एक कंपनी में काम करता है।
और नर्मदापुरम जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र और एसडीओपी मोहित कुमार यादव के निर्देशन में लगातार जिले में अदातन अपराधी और अवैध शराब बेचने, रखने और अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवारा थाना पिपरिया के अदातन अपराधी के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर सिल्लारी चौराहे पर एक अज्ञात व्यक्ति देशी कट्टा लिए दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को थाना टीम ने गिरफ्तार किया, जो कि सिल्लारी चौराहे से बनखेड़ी रोड की तरफ देसी कट्टा लिए घूमता हुआ नजर आया। पुलिस को आता देखकर आरोपी कट्टा लेकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम कृष्णपाल गुज्जर होना बताया। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक जो है सिलारी चौराहे के पास एक कट्टा लेकर के घूम रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी को रवाना किया गया और उसे पकड़ा गया। उसके पास से एक कट्टा मिला है। पुलिस पार्टी को देख करके वो भागा और उसने कट्टा जो है रोड पर फेंक दिया, जिससे कट्टा टूट गया और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम कृष्ण कुमार पटेल है, जो गाडरवारा का रहने वाला है और उसे पूछताछ की गई। बाद जो है वैधानिक कार्रवाई कर दी गई। और शहर में अवैध रूप से चल रहे जुए और सट्टे की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। एक स्थान से 10 आरोपियों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से 18,000 रुपए जब्त किए गए, उसमें कई मोबाइल फोन्स शामिल हैं। इसके कुछ देर बाद ही एक और स्थान से दबिश देकर 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 7,000 उनके पास से मोबाइल और नगद 7,000 रुपए जब्त किए गए। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैंने शिकायतों पर कार्रवाई की है, पुख्ता कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। सभी के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ धारा 151 के तहत प्रतिबंधनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीसरे स्थान से भी सूचना प्राप्त हो रही है, वहां भी दबिश दी, लेकिन पहले ही सभी सटोरी वहां से भाग निकले। दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि शहर में सट्टे का कारोबार बड़े पैमाने में चल रहा है, तो सूचना भरोसा करके आज हमने बाल विभाग में दौड़ी थी, तो बाल विभाग में 10 आरोपी मिले हैं और 18,000 रुपए पकड़े गए हैं। उनसे कुछ मोबाइल ही बरामद हुए हैं। इसके अलावा फिर एक और सूचना मिली थी, उस पर भी हमने दबिश दी है और दबिश देने 14 मुलजिम पकड़े गए हैं उसमें, और 60,000 से ऊपर पैदाशी बरामद हुई है, मोबाइल ही पकड़े गए। उनके खिलाफ सट्टे का प्रकरण पंजीबद्ध कर उनको 151 के तहत बंद किया गया। टोटल 14 एक जगह से मिले हैं, 10 एक जगह से मिले, 24 लोग हैं। अब हम लोग प्रयास। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में करारा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर अनैतिक देह व्यापार कराने और अपने बच्चों का अपहरण करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बच्चों को वापस दिलाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि भारतीय प्रजापति निवासी करारा ने बताया कि उसकी शादी 14 साल पहले बैराड़ के धर्मेंद्र प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद उसके यहाँ 4 बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि पति पहले बेरोजगार था, उसके बाद वह गलत काम करने लगा, जिसके चलते उसे अवैध कामों में पैसे की लत लग गई और अब उसका पति उससे देह व्यापार कराकर पैसे कमाना चाहता है और मना करने पर आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, जिसके चलते वह घर छोड़कर करारा में किराए पर अपने बच्चों को लेकर रह रही थी। लेकिन कल रात्रि में उसका पति और देवर 2 गाड़ियों से आए और उसके घर से 4 बच्चों को जबरन अपने साथ अपहरण कर ले गए। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं और उसे वापस दिलाने की गुहार महिला ने पुलिस अधीक्षक से लगाई है। देवर मेरा जिला बदल है, वो रहता है दुका फिरा रहता है। तो अच्छा, उस पर केस चल रहे हैं? उस पर केस चल रहे हैं, तो वो जिला बदल है। और अभी कहाँ रह रहे हो आप? देवर नहीं, अभी तुम कहाँ रह रही हो? मैं करारा रह रही हूँ अभी। माता पिता के यहाँ? माता पिता के यहाँ नहीं, मैं तो किराए से रह रही हूँ। माता पिता मेरे ग्वालियर रहते हैं गाँव में। तो वहाँ पर किराए से रह रही हो आप? मैं किराए से रह रही हूँ वहाँ पे मेरी दीदी के पास में। रहने वाली कहाँ की हो सही आप? बैरार की। बैरार में तो आपके पति रहते हैं ना? बैरार ही रहते थे, ससुराल मेरी बैरार ही है, तो 5 महीने से मैं अपनी दीदी के पास में करारा रह रही हूँ। नहीं, माता पिता आपके ग्वालियर रहते हैं? ग्वालियर रहते हैं। वो कैसे रहते हैं ग्वालियर? वहीं पे रहते हैं ग्वालियर। नहीं, आपका पुश्तैनी मकान है क्या वहाँ? वहीं पे है हमारा। हाँ। तो ग्वालियर की रहने वाली हो आप? ग्वालियर के रहने वाले हैं सर। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, माना मुझे बहुत परेशान करा, मुझे मेरे बच्चे दिलवा दो कहीं, कैसे भी। तो पुलिस मदद नहीं करती क्या? पुलिस ने मदद नहीं की, हम गए थे रात के रिपोर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ यूएसपी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।